मोटिवेशन था कि घर का दूसरा डॉक्टर, एक हॉस्पिटल खोलना है। पापा की मेरे एक चाय की स्टॉल है। 12th के साथ भी नीट के लिए एग्जाम दिया था? यस मैम। उस समय कैसा एक्सपीरियंस था, क्या मार्क्स आए थे? 345 मार्क्स थे और 3.5 लाख रैंक थी लगभग। पेरेंट्स से भी क्वेश्चन होते हैं कि 2 बार नहीं कर पाया, थर्ड टाइम क्यों भेज रहे हो, नहीं कर सकता। लेकिन ड्रॉप लेने के बाद एक स्टूडेंट को पता भी चल जाता है कि यार मेन एग्जाम में मैं कैसा कर रहा हूँ, कहाँ मैं मतलब लैग कर रहा हूँ। ड्रॉप लेने के बाद ऐसा था आपके साथ कि मॉक टेस्ट देने से डरने लग गए हो, क्योंकि क्लास में एक माहौल होता है, सबके मार्क्स आ रहे हैं? मैंने 12th में करी थी ये बेवकूफ़ी, इसलिए मेरे 3.5 लाख रैंक आई थी। इस साल नहीं करी तो 1300 आ गई। गिरा संभला, फिर गिरा फिर संभला, ये कहानी है गौरव पारवानी की, जो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। नीट क्रैक करने का सपना लेकर वो कोटा आइलैंड के साथ जुड़े थे। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और थर्ड अटेम्प्ट में कहीं जाकर उन्होंने अपना सपना पूरा किया, नीट को क्रैक कर दिखाया और एम्स पहुंच गए। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्टोरी, ये पॉडकास्ट इंस्पायर करने वाला है। बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ गौरव का। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अच्छा गौरव, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने सुना है वो एक ड्रॉप के बाद ही हार मान लेते हैं। आखिर आपको कौन सा मोटिवेशन मिला जिसके चलते आपने हार नहीं मानी और फाइनली अपने सपने को पूरा किया? एक्चुअली मैम मेरे भैया भी डॉक्टर हैं, तो एक उनसे मोटिवेशन था कि घर का दूसरा डॉक्टर, एक हॉस्पिटल खोलना है। और दूसरा मतलब बचपन से था, मतलब 9th क्लास से ही था कि डॉक्टर वाला थोड़ा बनना ही है। ओके। और फर्स्ट ड्रॉप में वो मतलब मार्क्स आ गए थे, पर रैंक के बाद वो इच्छा थी कि अब करना है तो अब एम्स ही जाना है, नॉर्मल जीएमसी में अब नहीं जाना है। ओके, चलिए अब आपने अपने भैया की बात करी, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड पूछ लेती हूँ। घर में कौन कौन है, कौन क्या करता है, भाई बहन कितने हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा की मेरे एक चाय की स्टॉल है, मतलब एक लोकल गांव में ही, चित्तौड़ में बेगू में। और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है और मतलब हम 4 सिबलिंग्स हैं। ओके। तो बड़ी वाली दीदी ने मेरे ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उनकी शादी हो गई है। फिर मेरे भैया हैं, उन्होंने एमबीबीएस करी, एलएनसी पढ़े वो भी। 2019 में एलएनसी पास आउट है। ओके, नाइस। और वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और मेरी दीदी हैं, वो सीए हैं, करंटली वो दुबई में हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पापा को सच में कहना चाहूँगी, जिन्होंने एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी, जिन्होंने समझा और अपने चारों ही बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा, क्या कहोगे, क्या सोच के कोटा आए थे? और अगर 11th के बारे में पूछूं, क्या 11th 12th दोनों साल आप एलन थे? नहीं मैम, मैं 12th में आया था। 11th मैंने लोकल स्कूल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल था हमारे गांव का, वहीं से की थी। पर क्या सब्जेक्ट से उस टाइम पे? पीसीएमबी, मैथ्स और बायो दोनों थी। अच्छा, दोनों ले रखा था। ओके। हाँ, वो मतलब था कि भाई साइंस पे है, पर इंटरेस्ट कंफर्म नहीं हो रहा था कि मैथ्स में मतलब किस में जाऊँ, किस तरफ जाऊँ? कन्फ्यूजन था। फिर 12th में मैंने बायो का डिसाइड किया कि मैथ्स ड्रॉप करनी है। फिर मेरे भैया ने मतलब वो अपने कॉलेज छोड़ के बीच में आए थे मुझे एडमिशन कराने, मेरा एडमिशन कराना। स्पेशली आपके लिए? वो महाराष्ट्र से यहाँ आए एडमिशन कराने मेरा। उन्होंने पापा को कन्विंस करा, पापा ही मान गए आराम से। फिर भेजा मुझे कोटा। 12th में थोड़े हेल्थ इश्यूज वगैरह थे और नॉर्मल मतलब। 12th के साथ भी नीट के लिए एग्जाम दिया था? यस मैम। उस समय कैसा एक्सपीरियंस था, क्या मार्क्स आए थे? 345 मार्क्स थे और 3.5 लाख रैंक थी लगभग। ओके, और सेकंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में 631 मार्क्स, 626 थे वो 5 नंबर का। ओके। और रैंक थी 48,000 समथिंग। और ये वो साल था जब आई थिंक पेपर बहुत इजी था और रैंक बहुत ऊपर नीचे हुई। हाँ। ओके, तब उस समय क्या लगा कि यार इतने अच्छे मार्क्स लाकर भी अगर मैं एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगा कि चला जाऊँ प्राइवेट कॉलेज, या फैमिली में क्या एग्जैक्टली माहौल था, किस तरह के डिस्कशन चल रहे थे? मतलब घर वाले रेडी थे, सेमी गवर्नमेंट मिल जाता राजस्थान में, उसके लिए रेडी थे, पर वो भी मतलब लोन वगैरह लेना पड़ता, 50 लाख लगभग लग जाते उसमें। तो बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए। तो उसके लिए मतलब घर वालों ने तो सपोर्ट किया, पापा ने कहा था चला जा, हम कर लेंगे मैनेज। पर फिर ये था कि जिस कॉलेज में मैं जाऊंगा, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में, वहीं मेरे साथ वाले 1-2 दोस्त जा रहे थे, उनके 300-400 नंबर थे। तो तब वो लगा कि भाई ऐसा नहीं, मतलब मेहनत मैंने इतनी करी है तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। सेम कॉलेज में अगर रहेंगे तो लेवल का डिफरेंस हो, क्यों पढ़ा फिर मैंने इतना साल दिया। तो और कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस भी था कि मैं कर तो सकता हूँ। मतलब वो था कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है, थोड़ा वो इम्प्रूव करना है, इसलिए ड्रॉप लिया और फिर अच्छा ही हुआ। तो घर वालों को समझा पाए उस सिचुएशन में? मतलब भैया तो ड्रॉप के लिए रेडी थे कि ड्रॉप ले लो, उन्हें लग रहा था कि मैंने थोड़ी कमी रखी है। पापा को था कि तूने कर लिया, अच्छे नंबर आ गए, अब मतलब सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है ले ले। मतलब उनको हो जाता ना कि सारे बच्चे एक बार सेटल हो जाते हैं, पर मैंने सोचा नहीं, एक बार ड्रॉप लेंगे। और इस बार मैंने पहले ही सोचा था इजी पेपर आए या टफ आए, जाना तो एम्स में ही है। ओके। अच्छा, 2 ड्रॉप लेने के बाद एक स्टूडेंट के तौर पे क्या माइंडसेट होता है जब आप कोटा आते हो? क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट आपके क्लासरूम में भी मिलते हैं, ऑफ कोर्स एक दूसरे में बात भी होती होगी, मैं किसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसका सेकंड अटेम्प्ट है, सबको आपस में पता चल जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि आपका टीचर से भी इंटरेक्शन होता है। क्या माइंडसेट होता है उस दौरान, और क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है जब आपको लगता है कि यार मैं
2 ड्रॉप के बाद बैठा हूँ और शायद एक मेरे साथ वाला बच्चा 12th में ही है, या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब एज ए ड्रॉपर थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि फ्रेशर्स को एक तो जोश होता है कि बस अब मतलब उनको कभी फेल हुए ही नहीं होते लाइफ में। फेलियर तो देखा ही नहीं। 11th तक पास होते हैं, 12th भी पास, तो फ्रेशर्स के बाद बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। और ड्रॉपर्स में क्या होता है, क्लास में जाओ तो बहुत सारे बच्चे वो पिछले साल वाले मिल जाते हैं, और फिर काफ़ी सारे होते हैं जो अपने ही बैच के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उनको देख के भी लगता है कि यार मैं भी काश इनकी जगह होता, सिलेक्ट हो जाता तो थोड़ी मेहनत कर लेता। पर फिर यही है कि मतलब टीचर्स का सपोर्ट और इन सब चीज़ों से दूर ही रहना होगा कि कौन क्या बोल रहा है। और मेन तो ये होता है कि लोग भी पूछते हैं कि अच्छा पिछले साल नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, फिर भी दिलवा रहे हो। पेरेंट्स से भी क्वेश्चन होते हैं कि 2 बार नहीं कर पाया, थर्ड टाइम क्यों भेज रहे हो, नहीं कर सकता। पर ठीक है, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि कर लेगा, उन्हें ही भरोसा था। भैया ने मेरे बहुत एम्फेसाइज किया कि इसको नीट ही करा और ये कर लेगा। और फाइनली अच्छा, कहाँ पे कोटा में क्लासेस लगती थी? सत्यार्थ जवाहर नगर। जवाहर नगर में, ओके। कैसा माहौल रहता है कोटा में, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके भैया यहाँ से पढ़े हैं, क्या कोई फैमिली में और कोई भी है जो यहाँ एलन कोटा से पढ़ के गए? मैं फैमिली का 5th मेंबर हूँ। मतलब ऐसे अगर बड़ी मतलब level पर कजिन्स में कोई है? एकदम क्लोज कजिन्स में 5th हूँ। ओके। मतलब मेरी रियल बुआ के 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियरिंग के लिए। एक मेरे मतलब ताऊ जी का बेटा है, वो भी इंजीनियरिंग, मेरे सगा भाई डॉक्टर, और मैं। तो ना हमारे डायरेक्टर सर मुझे लगता है कि सही कहते हैं कि ये एक लेगेसी ही बन रही है फैमिलीज में भी, कि अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो कहाँ जाना है, चलो एलन चलते हैं। ओके। क्लासरूम में कैसा माहौल रहता है और कैसा सपोर्ट आपको मिला, लाइक फैकल्टीज के टुवर्ड्स, अगर मैं पूछूं तो? सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो ड्रॉपर्स और फ्रेशर वाला वो पार्शियल नहीं था कि मतलब Okay. सब कुछ वो सेम था। वो एक ही तरह से जज कर रहे हैं, वो एक ही तरह से ध्यान दे रहे हैं। मतलब हम भी कोई डाउट पूछ रहे हैं, या जो फर्स्ट ड्रॉप वाला है, या फिर जो मतलब बैठे हैं बच्चे साथ में, और बहुत सारे होते हैं जो बहुत टॉपर होते हैं क्लास में शुरू से ही, वो भी डाउट पूछ रहे हैं, उन्हें भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंस मिल रही है। जो बैक बेंचर पूछ रहा है सेम, मतलब सेम सबको जवाब मिल जाता है। और क्लास में ऐसा होता था कि एक तो टाइम अच्छा खासा लंबा था, तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती थी, तो घर पे भी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा देर एक हैबिट बन जाती है। 6-7 घंटे क्लास में बैठने के बाद वो घर पे भी आदत हो जाती है कि पढ़ सकते हैं। और डाउट काउंटर वगैरह आता था मैं सुबह सुबह। ओके। अच्छा, ड्रॉप लेने के बाद क्या बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है? चलो मान लिया कि फ्रेशर में एक अलग तरह का जोश होता है, लेकिन ड्रॉप लेने के बाद एक स्टूडेंट को पता भी चल जाता है कि यार मेन एग्जाम में मैं कैसा कर रहा हूँ, कहाँ मैं मतलब लैग कर रहा हूँ। तो उस तरह की चीज़ों को कैसे आपने अंडरस्टैंड करके अपने इस वाले अटेम्प्ट में बेटर करा चीज़ें? मतलब मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मेरी 11th थोड़ी वेस्टेड थी। तो मैंने 12th के साथ ये देखा था कि मैंने लास्ट 10 दिन पढ़ के भी अगर मेरे बायो में अच्छे मार्क्स आ गए थे कंपैरिजन टू केमिस्ट्री की फिजिक्स, तो मुझे दिख गया था कि बायो तो मतलब नॉर्मली हो जाएगी। फिजिक्स बहुत वीक थी, इंटरेस्ट फिजिक्स में था लेकिन फिर भी वीक थी। मतलब मेरी फेवरेट फिजिक्स थी, तभी मैंने मैथ्स वगैरह ली थी। फिर मैंने फर्स्ट ड्रॉप में फिजिक्स के मतलब मैं ज़्यादा ही फिजिक्स करता था, फिजिक्स वगैरह करी। फिर वहाँ पे जाके फिजिक्स में ही सबसे ख़राब नंबर आए, तो बुरा लगा कि ये कैसा ऐसा कैसा हो गया, बहुत वियर्ड सी चीज़। तो इस साल मैंने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि बायो सब टीचर हमें कहते थे कि तुम्हें इजी लगती है, पर है तो 360 की, मतलब 50% मार्क्स हैं। एक नंबर जो बड़ा होता है वो बायो के पास है। हाँ, तो और मैं बायो को बहुत लाइटली लेता था कि ठीक है बायो तो क्या ही है, ओवर कॉन्फिडेंस बायो में। और पिछले साल भी बायो में मेरे मार्क्स कम थे, बायो में हो जाता तो शायद सिलेक्ट हो जाता पिछले साल ही। तो इसलिए इस बार ओवर कॉन्फिडेंस किसी में नहीं था, जो आता था उसे इम्प्रूव करा टेस्ट वगैरह देके, और जो नहीं आता था उनको लेक्चर्स वगैरह और डाउट काउंटर पे टीचर से पर्सनली समझा बहुत कुछ। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, और एग्ज़ाम से ठीक पहले तो आई थिंक कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते हैं। ये कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, और क्या ड्रॉप लेने के बाद ऐसा था आपके साथ कि मॉक टेस्ट देने से डरने लग गए हो? क्योंकि क्लास में एक माहौल होता है, सबके मार्क्स आ रहे हैं, सबको पता चल जाता है, एक तरह से डिस्कशन भी होता है किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास में टॉप कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या एक स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि क्या मुझे हर बार टेस्ट देना चाहिए या डर लगता है? मैंने टेस्ट कोई भी मिस नहीं किया था, क्योंकि अरे नाइस। मतलब मुझे यही लग रहा था कि 24 के बाद मैंने ड्रॉप इसलिए लिया था कि मेरे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह गई थी। पढ़ा मैंने सारे लेक्चर्स कर रहे थे 24 के लिए, मैंने नीट 24 के लिए सब कुछ पढ़ रखा था, बस यही था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम थी। सिर्फ मैंने मतलब मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चन ही करे थे, सीरियस नहीं था मैं उतना ज़्यादा। तो इस बार मैंने सारे क्वेश्चन करे और टेस्ट तो मैंने एक भी नहीं छोड़ा। मतलब माइनर होते थे 10 माइनर हुए, और ठीक है बच्चे नंबर लाते थे, तो फिर मैंने भी ट्राई करा। शुरू में नहीं आया, फिर धीरे धीरे मेरे भी मार्क्स आने लग गए। ओके, कितने आए हाईएस्ट मार्क्स अगर इस साल पूछो तो? 695। 700 कभी टच नहीं हुए, बहुत इच्छा थी पर हुए नहीं कभी। ओके। और अच्छा, तो क्या एलन का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो? इसमें मतलब मेरे एलन के बहुत सारे टेस्ट में जो लास्ट में फुल सिलेबस थे,
575 585 ऐसे मार्क्स भी आए हैं। 527 मेरा लोवेस्ट भी था फुल सिलेबस में। तो और नीट में भी मेरे 585 मतलब उनके आसपास वाले नंबर आए, 600 मार्क्स आए। तो उस लेवल का भी बनाया था और 2024 वाले लेवल का भी बनाया था जिसमें 695 700 आ सकते थे। हर टाइप के पेपर की प्रैक्टिस थी और टफ पेपर करे थे, इसीलिए वहाँ जाके एकदम से हाइपर नहीं हुआ कि ये कैसा पेपर आ गया। ओके। तो आदत थी कि हाँ किसे कैसा ही पेपर आ सकता है। इस साल क्या रैंक आई है और क्या मार्क्स आए हैं? मार्क्स 600 है और रैंक 1339। ये एक्सपेक्टेड थी, आपको क्या लग रहा था? मैम नीट वाले क्योंकि दिन, जिस तरह का पेपर का लेवल था, यस मैम, मैं कह रही हूँ टॉपर बच्चा भी एक बार के लिए रो दे, ऐसी ऐसी वाली सिचुएशन थी जब बच्चे निकल रहे थे एग्जाम देके। जैसे मैंने आपको बताया मेरा ड्रीम एम्स वगैरह सबका ही होता है, पर इस साल मैं बहुत डेडिकेटेड था कि एम्स चाहिए। तो उसके लिए मुझे पता था कि 700 प्लस मार्क्स लाने हैं, पिछले साल के हिसाब से 700 प्लस। फिर जब मैं पेपर दे के आया तो मेरे 600 मार्क्स बन रहे थे, तो मुझे लगा सिलेक्शन भी नहीं होगा इसमें। तो फिर मैंने उस रात में मतलब मेरे पास एलन के बहुत सारे फैकल्टीज़ के पर्सनल नंबर थे, सबके पास होते हैं, हाँ होते हैं टीचर्स के वो पास। क्लास में मिल जाते, तो मैंने सबको मैसेज किया। मैंने पूरे शाम में 5 बजे के बाद में रोया, घर वालों ने संभाला तो बेसिकली क्या पूछने के लिए? कि ये सेफ स्कोर है कि नहीं। और सब टीचर्स ने मतलब यही कहा कि उनको तो पता था कि पेपर किस लेवल का, उन्होंने सबने कहा था मतलब एटलीस्ट इतनी अच्छी रैंक का किसी ने नहीं कहा था, सबने कहा था सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ओके, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर मुझे मतलब टीचर्स का फ़ोन भी आए थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरे भैया ने मैसेज किया तो टीचर्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि रो मत, कल तक और भी बताते हैं हम, डाटा मिल जाएगा फिर। पर उन्होंने मुझे बिल्कुल कह दिया था कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिला था कि ठीक है हो रहा है। अच्छा, आपके क्योंकि एग्ज़ाम दे दिया और पेपर ऑफ कोर्स सबके लिए टफ था, तो जिन बच्चों का बहुत अच्छा एक स्कोर बन रहा था आपके क्लासरूम में, उन बैच में क्या सबका सिलेक्शन हो गया? मतलब मैं एक आइडिया लेना चाह रही हूँ कि मतलब पेपर जिस लेवल का था उस हिसाब से कितने बच्चे थे आपके आसपास के जिनका बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया? मतलब मैम मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी रैंक 2000 2200 और 7000 ऐसे रैंक वाले बहुत सारे दोस्त हैं। पर जो मेजोरिटी जो टॉपर्स हैं ना हमारी क्लास के, उनको मतलब आदत थी कि हमें सब अटेम्प्ट करना है, एकदम वो लाने ही है, 700 भी इसी लाने हैं। तो उस टेंशन में जब उनको क्वेश्चन उनको ऐसा होता था कि उनसे सब क्वेश्चन हो जाते थे। हमें आदत थी कि नहीं होते थे नॉर्मल स्टूडेंट, तो उनसे सब होता था। वहाँ जब उनसे नहीं हुआ, मैंने दोस्त से बहुत क्लोज, उससे मैंने बात करी तो उससे वहाँ क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसे लगा कि भाई 700 तो आ ही नहीं सकते, तो हाइपर कर गया इस चक्कर में। पैनिक हो गया। हाँ, तो उसकी रैंक अभी 22,000 है। मतलब और वो जबकि आपकी क्लास का टॉपर वो था। मुझसे बहुत बेटर था, मतलब टेस्ट तक एलन के टेस्ट में, और वहाँ पे फिर वो हाइपर तो हो आई थिंक वो मेन डे बहुत कुछ डिसाइड करता है, उस समय आप पेपर को कैसे डील कर रहे हो। गया। यस मैम। ओके, अच्छा, गौरव का क्या तरीका था पढ़ने का या शॉर्ट नोट्स बनाने का, या एग्ज़ाम के टाइम पे किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते थे? मैं मतलब मेरा था कि मैं सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता था। मैं सुबह उठ के एलन में सेल्फ स्टडी काउंटर था वहाँ, क्योंकि मेरे से रूम पे वो पलंग दिखता है तो फिर वो मतलब वो अच्छा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है कि हमें एकांत में बैठकर पढ़ना है तो मैं रूम में पढ़ता हूँ, बट मुझसे सबका नहीं अपना होती अलग रूम। होता है। मतलब मैं रूम पे बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मतलब अप्रैल मंथ में फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा था रूम में, क्योंकि पूरे दिन पढ़ना होता था तब। बाकी मैं सुबह जाता था, सेल्फ स्टडी काउंटर 8 बजे खुलता था, सबसे पहला बंदा मैं ही होता था वहाँ। अच्छा। मतलब बहुत सी बार गेट भी मैंने खोला है। ओके, तो मुझे लगता है बहुत सारे ड्रॉप ये जो लेते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत सारी मैं कहूँगी सीख है जो आपको गौरव से सीखना चाहिए कि उसने अपने इस वाले साल में डेडिकेटेड होके बहुत स्ट्रिक्टली चीज़ें करी है कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, मुझे एम्स चाहिए। ओके, तो मैम मैं सुबह 8 बजे जाता था लाइब्रेरी, फिर 8 से 10 तक मैं लाइब्रेरी में मतलब खुद सेल्फ स्टडी करता था। 10 बजे में डाउट काउंटर, मतलब सेम ही बिल्डिंग में डाउट काउंटर होता है, 10 बजे डाउट काउंटर पर जाके मैं 1 घंटे तक जितने भी डाउट हैं आज सुबह के और कल शाम में जो पढ़ा था कल के क्लास के, तो शुरू में तो आधा घंटा 15 मिनट में डाउट हो जाते थे, कम होते थे, तो डाउट वगैरह पूछ के सेम बिल्डिंग में वापस लाइब्रेरी से 12 बजे फ्री होता था। फिर 12 बजे बाद तो वही क्लास, मतलब खाना वाना तैयार होके 2 बजे क्लास 8 बजे छूटती थी। और आर्ट्स के बाद मतलब मेरा ऐसा था शुरू के मंथ्स में, मतलब जनवरी तक, कि मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ता था, वो मेरा रिवॉर्ड सिस्टम था। ओके, मतलब कि सबको ऐसा होता है ना कि भाई सुबह उठते ही कि अब पढ़ना है, अरे अब तो क्लास जाना है, क्लास से आके ही पढ़ना है, सुबह उठ के फिर पढ़ना है। मेरा ऐसा नहीं था कि क्लास के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं वॉक करने जाता था, दोस्तों के साथ बात करता था, मैस वैस में मतलब खाना खाने में 1-1.5 घंटा लगाता था आराम से। आराम से घर पे बात कर ली, वो सब काम, दोस्तों से बात कर ली जो भी हैं, स्कूल फ्रेंड्स वगैरह। तो मतलब 10 बजे सो जाता था, 8 से 10 जो टाइम था, क्लास से 8:30 बज जाती थी लगभग, तो वो जो 1-1.5 घंटा था वो सिर्फ एकदम फ्री चिल रहने का था, उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं, तो स्ट्रेस नहीं होता था कि ठीक है पूरे दिन पढ़ना है। और सुबह उठ के मतलब नहाते ही सबसे पहला काम यही था, एलन के अंदर घुसना है, लाइब्रेरी जाना है, मतलब सेल्फ स्टडी काउंटर में घुसना है। और मेन जो भी पढ़ाई है सेल्फ स्टडी काउंटर और डाउट काउंटर, टीचर्स ने इतनी मदद करी मेरी। मैं लास्ट का जो 2 महीने थे, मैं सुबह तब क्लासेस ऑफ हो गई थी, तो सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 घंटा
मतलब डाउट काउंटर पे बैठा रहता था। मुझे सब टीचर जानते कि पूरे दिन इतना परेशान किया मैंने टीचर्स को, तो भी सबने सारे डाउट सॉल्व करे। मतलब बहुत मैं इतने इधर उधर के क्वेश्चन, हमारे बैच के पेपर हो रहे हैं, दूसरे बैचेस के पेपर लेके आ गए, एलन में सब अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, तो आपने अपने बैच के भी दिए, दूसरे बैच के भी पेपर दिए, और आई थिंक प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर के है ना 15 इयर्स की एलन बुक देता है, 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर। रेस बुक होगी शायद। नहीं रेस नहीं, वो मतलब उसमें पेपर्स ही होते सिर्फ। रेस में तो थोड़े टफ, और रेस इसलिए करी थी मैंने इस बार, पिछली बार मैंने ये गलती कर दी थी। रेस वगैरह मैंने करी, मुझे लगा इतना टफ नहीं आता है, एलन फालतू में पढ़ा रहा है इतना टफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सीख है, हाँ, जो भी आपको एक्स्ट्रा, आई थिंक ये बीच बीच में मिलती रहती होगी यस मैम, शुरू में तो सिर्फ मॉड्यूल्स होते हैं, फिर रेस और फैकल्टी बताते होंगे कि इस तरह की बुक्स अवेलेबल है। वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर लेनी होती है। और रेस में जिस लेवल के क्वेश्चन थे, और एक एनएलएम का क्वेश्चन रेस का एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ नीट में आया 25 में, मतलब उसको ऑलमोस्ट 99% सेम क्वेश्चन है। तो मुझे तो आंसर मतलब वहाँ देखते ही लग गया था कि ये तो करा हुआ क्वेश्चन है। और टफ क्वेश्चंस की आदत हो जाती है रेस में। मतलब सबसे इजी एक्सेस 1, फिर 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 में थोड़े टफ, फिर रेस में एक लेवल आ जाता है कि 2025 वाले लेवल जितना। तो सारे मतलब, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बच्चे, मैं तो स्पेशली अटकता था फिजिक्स केमिस्ट्री में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए एक बुक दी थी एक्स्ट्रा एज। वो मतलब साल के थोड़ा एंड में मिलती है, उसके अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब भी करनी चाहिए। मैंने लास्ट ईयर बस लास्ट ड्रॉप में यही कमी रखी थी, मॉड्यूल्स वगैरह सब करे थे, पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा था मुझे लगा था ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, ये टॉपर्स करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तो इसीलिए मैं हमेशा सुनती हूँ, हमारे जो भी सीनियर फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि जितना अगर फैकल्टी बता रहा है उतना भी बच्चा फॉलो कर ले, तो भी मुझे लगता है कि उसके लिए इनफ है एक अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन लेने में। और वाकई क्योंकि अब एलन को भी 4 दशक का समय होने जा रहा है, तो बहुत सारे फैकल्टी शुरू से जुड़े हुए हैं और बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज़ बनाते हैं। रेस बुक हो गई, आप बाकी जो भी बता रहे हो आप, तो वाकई ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो फैकल्टी बता रहे हैं उसे अवॉइड नहीं करें, जैसे भी बुक्स बता रहे हैं या जो भी बीच बीच में रेफरेंस बुक्स होती है। अच्छा, एक आप अपनी तरफ से कोई भी बेस्ट एडवाइस करना चाहो, क्योंकि आपने 3 साल एक्सपीरियंस किया है नीट के साथ, ड्रॉपर को क्या एडवाइस करोगे, क्या नहीं करें और क्या करें? सबसे पहले जो नहीं करना है वो फ़ोन छोड़ दो, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल जीरो। मतलब क्या आपने फ़ोन यूज़ किया था? मेरे पास कीपैड फ़ोन था मैम। ओके। मतलब मैंने इस साल एडमिशन लिया था तो पूरे उस मतलब जोश, पिछले साल था, पर इस साल यही था कि भाई एम्स मतलब लेना यही 1 साल है मेरे पास और मुझे प्रूव करना है। हाँ, तो जो करना है, इसके बाद कुछ अटेम्प्ट नहीं है। तो फिर मैंने कीपैड फ़ोन रखा था, और ऑनलाइन जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उनके लिए मैंने लैपटॉप रखा था। तो मैं दोस्त से नेट वगैरह लेके, वो संडे होता है तो बाकी ज़्यादा यूज़ होता नहीं था, थोड़ा बहुत यूज़ करा, पर मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन से कॉलेज में है। तो जो तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ख़राब लग सकती है या डिमोटिवेशन दे सकता है, उससे आप कट्टी हो गए थे कि मुझे देखना ही नहीं है। लास्ट ईयर ये था कि भाई मेरे दोस्त कॉलेज चलेगा, मैं यहीं रह गया। तो होता वो है, इस ऑफ साल, कोर्स होता है, ह्यूमन नेचर है। तो इस साल ऑप्शन ही नहीं था, पता ही नहीं था कौन कहाँ पे है, किसी से कांटेक्ट नहीं था। मतलब सिर्फ फ़ोन में 3-4 कॉन्टेक्ट्स थे। ये पूरा साल आपने खुद को और पढ़ाई को दिया। मतलब पेरेंट्स के नंबर थे और 1-2 जो यहाँ के दोस्त थे उन लोगों के नंबर थे, बस पूरे फ़ोन में 5 कॉन्टेक्ट थे। तो एक एडवाइस तो ये हो गई। और जो नहीं करना चाहिए वो लेक्चर्स बंक। ड्रॉपर्स ये चीज़ बहुत करते हैं कि हमें तो सब आता है, हमने पहले उस पढ़ चक्कर रखा में है। वो फिर कंटिन्यू क्लासेस नहीं लेते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि हमें बायो पूरी आती है, और कॉन्फिडेंस, तो बायो के लेक्चर छोड़ते हैं। फिर आदत ऐसी पड़ जाती है कि ना तो मतलब लेक्चर होते ही नहीं, फिर सिटिंग कैपेसिटी भी कम होती है, घर पे भी नहीं पढ़ा जाता, और लेक्चर छोड़ना। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैंने 12th में करी थी ये बेवकूफ़ी, इसलिए मेरे 3.5 लाख रैंक आई थी। इस साल नहीं करी तो 1300 आ गई। डिफरेंस क्लियर है। तो वाकई एक बहुत बड़ा आपने कहा डिफरेंस, जो आपने बहुत सारी चीज़ें 2 साल में सीखी और तीसरे साल में जिनको अप्लाई किया, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी बाकी कहानियों से इसलिए भी अलग है क्योंकि आप टॉपर्स की स्टोरी सुनते हो और हर बार आपको लगता है कि अरे तो टॉपर रहा है, तो शुरू से ही क्लास में टॉप करता है। लेकिन जिसने बहुत मेहनत करके 2 साल ड्रॉप लेके तीसरे साल में प्रूव किया है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं जो भी सपना लेकर आप एलन के साथ जुड़ेंगे, वो सपना आपका भी पूरा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ आने के लिए और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। वेलकम।